चलिए, मिडिवल हिस्ट्री हम कर रहे हैं। अभी तक हमारा सल्तनत वाला हिस्सा, ठीक, हम क्या पढ़ चुके हैं अभी तक? हम दिल्ली सुल्तान खत्म कर चुके हैं, ठीक है, दिल्ली सुल्तान हमारा खत्म हो चुका है। दूसरा हमारा कौन सा? विजयनगर, ठीक, विजयनगर खत्म कर चुके हैं। आज जो टॉपिक हमको देखना है वो कौन सा होगा? मुगल्स के बारे में, ठीक है। मुगल के बाद एक हमारा आखिरी बच जाएगा जो कि क्या हो जाएगा? मराठा, ठीक है। ये दिल्ली सुल्तान पार्ट 1 और पार्ट 2 है, और ये आपका ये तीसरा वीडियो आएगा मध्यकालीन भारत के इतिहास का, ठीक है ना। इतने में आपका मिडिवल हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा हिस्सा सिख से भी है, ठीक है, सिख संप्रदाय से भी जुड़ा हुआ है, तो इसमें कुछ थोड़ा मोड़ा चर्चा हुआ हम लोग कर लेंगे, बाकी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते नहीं है। जो मेन आपको पढ़ना है वो सुल्तान, विजयनगर, मुगल और मराठा, ये 4 मेन हिस्से हैं जो आपके सिलेबस में होंगे, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं मिडिवल हिस्ट्री की अगर बात करें तो, ठीक है। तो अभी हमको जो देखना है वो कौन सा जाएगा? मुगल। अगर पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो एक बार उसको देखते चलिए, क्योंकि फिर स्टोरी ऐसे में गड़बड़ हो जाती है। देखिए, पहले मैप से समझते हैं। मैप में जैसे ये हो गया आपका कौन सा? राजस्थान, ये हो जाएगा गुजरात, फिर ये आपका दक्षिण भारत, ये कुछ इस तरीके से है ना। ये हमारा इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में यहाँ पर ये जो दिल्ली वाला इलाका है, ठीक, इस दिल्ली वाले क्षेत्र में यानी कि किसमें? उत्तर भारत में, ये इस तरीके से डिवाइड होगा, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो ये जो ऊपर का इलाका है दिल्ली वाला, यहाँ पर सबसे अभी कौन है वो रहेंगे रूलर? तो इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी यहाँ पर भी रूलर है, ठीक। इसी इब्राहिम लोदी के समय में, जबकि यहाँ पर विजयनगर और बहमनी एक साथ चल रहा होता है। याद रखना, विजयनगर और बहमनी कंप्लीटली समाप्त होगा कब? औरंगजेब के समय में, मतलब मुगल के टाइम में, लगभग 1600 के आसपास, जब उसी समय में मराठा हो जाएगा भाई। 1643 में शिवाजी ने अपना पहला अभियान चालू किया था, है ना भाई। तो लगभग 1600 के आसपास, कब? तो 1643 एग्जैक्ट डेट है जब शिवाजी का उत्थान शुरू होता है, यानी कि मराठा साम्राज्य का उदय शुरू होता है, और चरम में लगभग ये पहुंचते पहुंचते 1690 तक अपने चरम में होते हैं। उसके बाद फिर जब मराठा साम्राज्य है, अलग अलग पेशवा, सिंधिया, ये सब अलग अलग जब कटने लगता है तो इनका पतन शुरू होता है, क्योंकि फिर जितने भी मराठा के अंतर्गत और अलग अलग छोटे कबीले वो आपस में लड़ने लगते हैं शिवाजी के बाद में, और शिवाजी के जो पुत्र होते हैं शाहू उसके बाद से, ठीक है। तो यहाँ पर दिल्ली में कौन है? इब्राहिम लोदी है, ठीक। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो सुल्तान वाला जो वीडियो था, उसमें इब्राहिम लोदी के चाचा, 2 चाचा रहते हैं उसके, और एक को कौन था? राणा सांगा, राणा सांगा। ये तीनों मिलकर किसको न्योता देते हैं? बाबर को न्योता देते हैं। किसके ऊपर अटैक करने के लिए? इब्राहिम लोदी के ऊपर अटैक करने के लिए। और इन्हीं के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, कब? तो 1526 में, याद रखेंगे। ये हम लोग बाबर के सामने कंटिन्यू चलते करते चलते हैं। तो मुगल में जो मेन रूलर्स के बारे में पढ़ना है वो कौन जाएंगे? सबसे पहले बाबर, ठीक है। बाबर के बाद दूसरे नंबर पर हुमायूं, ठीक। हुमायूं के बाद तीसरे नंबर पर अकबर, ठीक। अकबर के बाद फिर जहांगीर के बाद में फिर कौन आ जाएगा? शाहजहां। उसके बाद 6वें नंबर पर कौन जाएगा? औरंगजेब। इसका ध्यान रखेंगे। यहां से भी जो इंपॉर्टेंट हमको देखना है वो 3 ही है, कौन? बाबर, हुमायूं और अकबर। बाकी जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के इसमें कुछ खास नहीं है। औरंगजेब के समय से, है ना, औरंगजेब के समय में जो यूरोपियंस है, यानी कि ब्रिटिश, कौन? थॉमस रो, हॉकिंस और कौन? पॉल केनिंग, ये सभी आते हैं इसी के दरबार में। फिर यहाँ से औरंगजेब के बाद से हमारा कौन सा हिस्सा शुरू हो जाता है? मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मिडिवल हिस्ट्री में मेन ये तीनों को देखना है। बाकी जहांगीर और शाहजहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ज्यादा कुछ काम भी नहीं है इनके सामने जिसको हमको याद रखना पड़े, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं कहानी फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूं कि दिल्ली में इब्राहिम लोदी का शासन चल रहा होता है। इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट में वॉर करने के लिए राणा सांगा और उसके एक तो चाचा, कौन कौन? तो राणा सांगा और इसके जो चाचा होते हैं, किसके? इब्राहिम लोदी के, वो सभी किसको न्योता देते हैं? बाबर को ही न्योता देते हैं। बाबर तैमूर लंग के वंशज होते हैं। बीच में तुगलक डायनेस्टी के समय में, है ना, तुगलक राजवंश के समय में तैमूर लंग का आक्रमण होता है, तो वो जो तैमूर लंग आया था उन्हीं के ये वंशज है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले किसके बारे में देखना है? तो बाबर के बारे में, बाबर, ठीक। अब पहले इसके छोटे मोटे डिटेल्स पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बाबर से जुड़ी हुई जो किताब है जिसका नाम है क्या? बाबरनामा, बाबरनामा। इस किताब को लिखने वाले कौन थे? मतलब ये तो लिखा गया था इसे खुद के द्वारा, जिसकी आत्मकथा थी। इसको ट्रांसलेट करने वाले कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। ये पहला नंबर का फैक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर की इसकी कुछ उपाधियां हैं। उपाधियों में एक तो उसका बादशाह, स्वयं को ये बादशाह बोलेगा, बादशाह। उसके बाद पादशाह, उसके बाद गाजी, और फिर कौन? मिर्जा, ठीक है। ये इसकी उपाधियां हो गई। तीसरा इसका निर्माण कार्य में आ जाए तो निर्माण कार्य में याद रखेंगे कि भारत में जो मस्जिदों के ऊपर इस तरह से गुंबद बनाया जाता है, इस तरीके से गुंबद बनाया जाता है ना, पिलर के ऊपर इस तरीके से, तो ये जो प्रथा की शुरुआत होगी वो इसी के समय होगी, है। तो क्या बोलेंगे इसको? गुंबद
गुंबद प्रथा का प्रारंभ करेंगे, मतलब स्थापत्य निर्माण में गुंबद प्रथा का प्रारंभ करेंगे, पहला नंबर। और दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा, जो राजमहल के सामने जो बाग बगीचे बनाए जाते हैं, ठीक है, तो किसी घर के सामने या महल के सामने जो बाग बगीचा है, घर के सामने गार्डन बनाने वाला जो आर्किटेक्चरल डिजाइन है, वो इन्हीं के समय से स्टार्ट हुआ था। और तीसरे नंबर पर ये मुबैयान, क्या मुबैयान नाम की क्या है नाप तौल प्रणाली इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, तो इनके बारे में ज्यादा कुछ हमको देखना नहीं है, जो कि सब हर मुगल के बारे में है ना, चाहे वो बाबर हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे अकबर हो, इन तीनों में हम लोगों को इनके केवल कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे उस पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक, आगे बढ़े। तो ये क्या होगा, इसका इसका ये बाबरनामा, इसकी आत्मकथा हो जाएगी, बाबर की आत्मकथा। ठीक, आत्मकथा यानी कि बायोग्राफी, बायोग्राफी इसकी बाबर की। ठीक, इसको ट्रांसलेट करने वाले कौन थे, तो अब्दुल रहीम खान खाना थे। उपाधि इनकी बादशाह, पातशाह और गाजी मिर्जा इनकी उपाधियां हो जाएंगी। निर्माण कार्य में अगर देखा जाए तो इन्हीं के सामने गुम्बद प्रथा का प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाग बगीचा वगैरह है, मुबैयान एक नाप तौल की प्रणाली है, ये सब इन्हीं के सामने स्टार्ट होगा। ठीक, इसके बाद में इनके बारे में जो इनके युद्ध होंगे, कौन सा इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट में, उसको हम देख लेते हैं। कुछ वॉर है इनके साथ में, कौन कौन से युद्ध इनके समय में लड़े गए थे। तो बाबर के समय में कुल मिलाकर 5 युद्ध लड़े गए थे ना, तो नाम लेते हैं 1 2 ये 3 4 और 5। सबसे पहला युद्ध जो बाबर का हुआ था वो हुआ था 1519, 1526, 1527, 1528 और एक 1529। डेट लगभग लाइन से है तो आपको याद जाएंगे आसानी से। 1519 में जो बाबर का युद्ध हुआ था वो यूसुफ जाई जो जनजाति थी, ठीक, यूसुफ जाई जनजाति के साथ में इनका युद्ध हुआ था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, किसका, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, किसके अगेंस्ट में, तो इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट में। ठीक है, अब इब्राहिम लोदी हार जाता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है तो फिर से क्या होता है, मुगल शासकों का यहाँ पर स्थापना हो जाता है। ठीक है, फिर 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा जाएगा, कौन सा, तो खानवा का युद्ध होगा किसके साथ में, तो राणा सांगा के साथ में। ठीक, राणा सांगा के साथ में कौन सा युद्ध होगा, खानवा का युद्ध होगा 1527 में। ये जो 1527 का जो युद्ध है इसको ये क्या कहेंगे, जिहाद कहेंगे। ठीक है, राणा सांगा के साथ जो युद्ध हुआ था उसको किस नाम से बुलाया जाएगा, जिहाद कहा जाएगा। जिहाद का मतलब होता है इस्लाम धर्म को बचाने के लिए क्या कहा जाता है, धर्म युद्ध, ये ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो 1527 में जो राणा सांगा के साथ में खानवा का युद्ध होगा इसको जिहाद कहा जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर खानवा के बाद में अगला युद्ध होगा कौन सा, चंदेरी का युद्ध होगा। चंदेरी में एक किला था, यानी कि बिल्डिंग थी, फोर्ट, जिसको बाबर कब्जा करना चाहते थे, तो इसके लिए उन्होंने किसके साथ में वॉर किया था, तो मेदिनी राय, ये चंदेरी के रूलर थे जिसके साथ में क्या हुआ था, बाबर का वॉर हुआ था। उसके बाद आखिरी में क्या आ जाएगा, घाघरा, वॉर ऑफ घाघरा। ये जो घाघरा होगा ये हो जाएगा आपका बंगाल प्लस जो बिहार है। ठीक है, बंगाल और बिहार की जो अफगान सेना थी किसके साथ होगा, तो ये अफगान सेना के साथ में युद्ध करेंगे। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो है पानीपत का युद्ध है, जो कि इब्राहिम लोदी के साथ में हुआ था। यही वो वॉर होगा जिसके बाद से क्या जाएगा, मुगल यहाँ पर क्या कर पाएंगे, अपना इस्टेब्लिशमेंट कर पाएंगे, यानी कि यहाँ पर अपना साम्राज्य दिल्ली में क्या हो जाएगा, इनका पूर्ण तरीके से अधिकार हो जाएगा। ये जो पानीपत का युद्ध था इसमें इसी में क्या बोलते हैं कि इन्होंने क्या किया था, चांदी के सिक्के बांटे थे पूरी प्रजा में। और इसी के समाज इसी युद्ध के बाद में जो कोहिनूर हीरा था वो किसको मिला था, तो हुमायूं को मिला था, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो ये इसके वॉर हो गए। अभी पानीपत के युद्ध में कुछ छोटे दो फैक्ट और है कि युद्ध करने की कौन सी तुगलुमा पद्धति, तुगलुमा पद्धति से युद्ध किया जाता कहते हैं। और तोप वगैरह चलाने की उस्मानी विधि, अभी होता होगा कुछ, इसके बारे में तो ज्यादा डिटेल मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो तुगलुमा पद्धति से युद्ध किया गया था, उस्मानी विधि चलाया गया था, मतलब तोप वगैरह चलाने की उस्मानी विधि थी। अब कुछ रहा होगा तो ये सब पानीपत के युद्ध में हुआ था, इस बार इसमें याद रखिए। जो इंपॉर्टेंट है वो है वॉर। ठीक है, बाबर के बारे में ज्यादा जानने को कुछ नहीं है। अगर किसी रूलर के बारे में जानने को होगा तो वो केवल किसके बारे में मिलेगा, हमको अकबर के बारे में मिलेगा, क्योंकि अकबर की बहुत सारी पॉलिसीज थी जो भारत पर वो चला रहे थे। ठीक, तो ये किसके बारे में हो गया, बाबर के बारे में हो गया। अब आगे चले किस पर, हुमायूं के ऊपर। ठीक है, अब हुमायूं के बारे में क्या क्या है। ठीक, हुमायूं का 2 बार राज्याभिषेक होगा, यानी कि इनका 2 बार जो शासन होगा है ना, इनका जो रूलिंग पीरियड होगा वो 2 बार आएगा। एक जो पहला बार जो होता है वो होता है स्टार्ट होता है कब, 1530 में। और दूसरे बार जो स्टार्ट होता है वो होता है आपका 1555 से। 1530 में क्या होगा कि जिस समय हुमायूं का यहाँ पीरियड चलता रहेगा, हुमायूं के समय में ही एक और अफगान जो कहना चाहिए कि वो है कौन, लड़ाकू, जिसका नाम था क्या, शेरशाह सूरी, यही इसी के बीच में मिलेगा। ये हुमायूं के बाद में कौन आएगा, एक शेरशाह सूरी। ठीक है, इसको बीच में ही पर हम लोग पढ़ लेंगे। पहले सबसे पहले हुमायूं के बारे में कुछ डिटेल देके चलते हैं। तो हुमायूं के बारे में एक जो थी इसके बारे में कौन, हुमायूं नामा, इनकी भी बायोग्राफी होगी।
हुमायूंनामा इनकी किताब होगी, जो इनकी बहन बहन का नाम क्या होगा, तो गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, ये इसके ऊपर किताब लिखेंगे जो कि हुमायूंनामा होगा। ठीक, उसके बाद इसी ने मीना बाजार, जो मीना बाजार लगाते हैं ना, मीना बाजार वगैरह इन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद इन्होंने एक बिल्डिंग बनाया था, एक मकान बनाया था, महल बनाया था, दीन ए पनाह महल कहते हैं इसे। ठीक, कौन सा बिल्डिंग बनाया था, तो दीन ए पनाह महल बनाया था। इस दीन ए पनाह जो महल है, इसी महल की सीढ़ियों से गिर कर ये क्या बचे, मर गए थे। तो इस पर लेकर के कौन, एक इतिहासकार है जिनका नाम है लैंड पुल, लैंड पुल। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं इसको, लैंड पुल। लैंड पुल ये एक इतिहासकार हैं जिन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि हुमायूं जो था जीवन भर अपने पूरे जीवन काल में लड़खड़ाता हुआ चल रहा था, और आखिर में लड़खड़ाते हुए क्या हो गया, मर गया। ऐसा किसने कहा था, तो लैंड पुल ने कहा था। ठीक है, उसके बाद आते हैं किसके, इसके युद्ध पर। बाकी कुछ नहीं इसके बारे में, लोगों के बारे में जानने का, केवल वॉर इनके देखते चलना है हमको। तो इनके समय 7 वॉर होंगे टोटल, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 वॉर। पहला जो युद्ध होगा इनका कालंजर, फिर उसके बाद में दोहरिया, उसके बाद ये चुनारगढ़ का, चुनारगढ़, फिर ये चौसा का युद्ध, उसके बाद ये आपका आ जाएगा कन्नौज, उसके बाद ये मच्छीवार, मच्छीवार के बाद में आते वाला कौन हो जाएगा, तो सरहिंद। ठीक, इसी में एक बार देखे चलते हैं। जो सबसे पहले कालंजर का युद्ध हुआ था, ये हुआ था किसके अगेंस्ट में, बहादुर शाह के अगेंस्ट में, बहादुर शाह के अगेंस्ट में हुआ था, जिसमें हुमायूं की जीत हो जाती है। उसके बाद दोहरिया जो युद्ध होगा वो होगा महमूद लोदी से, महमूद लोदी के साथ में वार हुआ था, इसमें भी हुमायूं जीत जाएंगे। उसके बाद ये तीनों चुनार, चौसा और कन्नौज, इसमें कौन आ जाएंगे, तो शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। ठीक, ये जो आएंगे, ये शेर शाह सूरी क्या करते हैं, इनको परास्त कर देते हैं। दिन का वॉर हुआ था, ये हो जाएगा आपका 1530 में, ये हो जाएगा 1531, ये हो जाएगा 1532, ये भी 1532। ठीक, फिर ये 1549 में, उसके बाद फिर ये 1555 और ये भी कौन सा 1555 ये वॉर होगा। डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आसपास याद है तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एग्जाम में कभी डेट पूछ ले या सीरीज पूछ ले, बाकी ये पूरा सीरीज नहीं है, दिक्कत नहीं है। ठीक है, शेर शाह सूरी के साथ में इनका वॉर होता है, जिनमें क्या हो जाता है, इनकी हार जाती है। हार होती है तो ये जो हुमायूं है ये वापस भाग कर अपने देश चला जाता है। अब यहीं पर शेर शाह सूरी के बारे में देखते हैं, फिर वो वापस कब आता है, तो शेर शाह सूरी के मरने के बाद ही आता है। शेर शाह सूरी का जो शासन काल था, ये लगभग 5 साल के लिए राजा बने थे। कहां पर, ये 5 साल तक के लिए क्या किए थे, दिल्ली पर कब्जा करके रखे हुए थे। इसके बाद के भी उनके आने वाले आगे सक्सेसर होते हैं, यानी कि इनके उत्तराधिकारी, वो थोड़े कमजोर दिखाई पड़ते हैं, तो उनको फिर परास्त करके कौन, हुमायूं। और हुमायूं जब वापस युद्ध करने आए के लिए आएगा, तो ये जो सरहिंद का जो युद्ध है, इसमें आपको अकबर भी दिखाई देगा। ठीक, तो यहाँ पर आते हैं शेर शाह सूरी के बारे में। तो शेर शाह सूरी के बारे में सबसे पहले बात यह क्या है कि ये अफगानिस्तान के, ठीक है, अफगानिस्तान का जो कौन सा कबीला था, तो सुर कबीले का था। ठीक है, अफगानिस्तान के सुर कबीले का रहने वाला था कौन, शेर शाह सूरी, जो अपने आप को मोहम्मद गारी, ठीक है, मोहम्मद गारी के वंशज बताते हैं। ठीक है, क्लियर है, कौन थे, तो जो शेर शाह सूरी जो था वो अफगानिस्तान के सुर कबीले का रहने वाला था। जो सुर कबीले के लोग होते थे, वो अपने आप को किसके, मोहम्मद गारी के क्या बोलते थे, वंशज मानते थे। ठीक है, जब ये राजा बना था दिल्ली में, तो दिल्ली में इसने कुछ निर्माण कार्य करवाए थे। निर्माण कार्य जो सबसे फेमस हुआ था वो था इनका कौन सा, जीटी रोड। ठीक है, जीटी रोड, जिसको ग्रांट ट्रंक रोड भी कहते हैं। कौन सा, ग्रांट ट्रंक रोड। ये बंगाल से लेकर के कहां तक, लाहौर तक का एक रोड था जिसको बनवाया गया था। किसने बनाया था, तो शेर शाह सूरी बनवाया था। कौन सा रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। उसके बाद फिर इसके बाद में इनका अटाला मस्जिद, उसके बाद कुहना मस्जिद, उसके बाद इनका जो फेमस हुआ था वो सासाराम का किला, सासाराम का किला इनका प्रसिद्ध हुआ था। और इनके मरने के बाद में इनको ये दफनाया गया था। शेर शाह सूरी अपने प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जाना जाता है। कुछ इन्होंने अपनी नीतियां चलाई थी, उन नीतियों को भी हम यही देखते चलते हैं। तो इनकी नीतियों में जो सबसे पहले आएगा, इनका राजस्व प्रणाली था। ठीक, रिवेन्यू सिस्टम था। राजस्व मतलब क्या होता है, तो रिवेन्यू। इनके रिवेन्यू सिस्टम में जो मनसबदारी व्यवस्था थी, मनसबदारी व्यवस्था, या जो अंग्रेजों के समय रैयतवाड़ी के नाम से ज्यादा फेमस हुई थी, रैयतवाड़ी के नाम से ज्यादा फेमस हुई थी। तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो क्या थी, तो रैयत का मतलब होता है किसान। रैयत का मतलब क्या होता है, किसान। ठीक है, यहाँ पर हर जो किसान होते थे, उनके जमीन से जितनी उनकी उपज होती थी, यानी कि जितना उनका पैदावार होता था, उसके हिसाब से टैक्स लिया जाता था, जिसके लिए क्या हुए थे, शेर शाह सूरी बहुत फेमस हुए थे। तो कौन सा राजस्व प्रणाली इनके पास थी, मनसबदारी है, रैयतवाड़ी। इन्हीं के सामने जो इनके मंत्री थे कौन, टोडरमल।
ठीक है, टोडरमल किसके दरबार में था? तो शेर शाह सूरी के दरबार में पहले था, बाद में वही टोडरमल अकबर का नवरत्न में से एक बनता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो पहला इनका राजस्व प्रणाली हो गया। दूसरे में इन्होंने कुछ सिक्के जारी किए थे। क्या? तो सिक्के जारी किए थे। इन सिक्कों में पहला जो था वो था दाम, पहला दाम था, और दूसरा क्या था? रुपया। ठीक, जो दाम था वो तांबे का सिक्का होता था, और जो रुपया था वो किसका सिक्का था? चांदी का सिक्का था। ठीक, यही वो रुपया है जिसको आज भी हम लोग यूज करते हैं। इसमें रेशियो पूछा जाता है तो 1:64 के आसपास का रेशियो, का मतलब वेट का रेशियो किसका? दाम और रुपया के बीच में था। ठीक है, उसने दो तरह के सिक्के चलाए थे। एक सिक्का था जो तांबे का था। ठीक है, तांबे का सिक्कों को क्या कहा जाता था? दाम कहा जाता था, और जो चांदी का सिक्का था उसको रुपया कहा जाता था। इतना ध्यान में रहेगा। उसके बाद जो सैन्य व्यवस्था में है ना, सेना में, आर्मी के लिए इन्होंने भी कौन कौन सा? एक तो हुलिया, और दूसरा कौन सा? दाग। ठीक, हुलिया और दाग जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में चला था कि सेना को आइडेंटिफाई करने के लिए या पहचान करने के लिए, तो पैदल सैनिक के लिए हुलिया और घुड़सवारों के लिए दागने की प्रथा इसने प्रारंभ की थी। ठीक है ना? तो ये किसके बारे में हो गया? शेर शाह सूरी के बारे में। इतना ही है। क्या क्या है? शेर शाह सूरी अफगानिस्तान के सुर कबीले से बिलोंग करता था, जिन लोग अपने आप को मोहम्मद गारी का क्या मानते थे? वंशज मानते थे। ठीक है, इसका निर्माण कार्य में इसने जीटी यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था, अटाला मस्जिद, पूना मस्जिद और सासाराम में किला बनाया था। इसी सासाराम में किला में शेर शाह सूरी के मरने के बाद इसको यहाँ पर दफनाया गया था। क्लियर? इनकी जो राजस्व प्रणाली थी इसमें इन्होंने मनसबदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था का मतलब यह था कि किसानों से उनके उपज के अनुसार उनसे क्या लिया जाता था? रिवेन्यू या टैक्स कलेक्ट किया जाता था। बात समझ में आ रही है? उसके बाद इसने दो तरह के सिक्के चलाए थे। एक जो सिक्का था जिसको दाम कहा जाता था, दाम तांबे का सिक्का होता था, दाम है ना, ऐसा दाम। ठीक है, दाम क्या था? तो ये तांबे का सिक्का होता था। उसका इन्होंने रुपया चलाया था जो कि किसका सिक्का होता था? चांदी का सिक्का होता था। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद इनके दरबारी भी थे एक अब्बास शेरवानी, जिसका नाम क्या था? इसको यहीं पे लिखते चलते हैं। इनके दरबारी थे, उनका नाम क्या था? तो अब्बास शेरवानी। ठीक, इतना हो गया। तो इतना ही किसके बारे में? आपको शेर शाह सूरी के बारे में। अब दिल्ली पर कौन आ गया है? अफगान साम्राज्य वाले आ गए हैं। अब दिल्ली पर कौन आ गए? हुमायूं के समय की बात है। फिर शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। ठीक है, बात अगर सर इनका नाम को लेकर के भी एक छोटा सा फैक्ट है। शेर शाह, ऐसा कहा जाता है कि बचपन में इन्होंने निहत्थे शेर से लड़ाई किया था और शेर को मार दिया था, जिसके बाद से इनको शेर शाह की उपाधि दी गई थी, और वही नाम फिर इनका प्रचलन में था। ठीक है ना? अब शेर शाह के बाद में आगे इनके सक्सेसर आएंगे। आगे सक्सेसर कौन? तो इनका आगे एक सक्सेसर आता है कौन? आदिल शाह। आदिल शाह सूरी, इसको लेके चलते हैं। ठीक है, तो आदिल शाह जो सूरी होगा, ठीक, ये जो आदिल शाह सूरी है इसी का एक सेनापति होता है कौन? हेमू, या इसको बोलते हैं हेमचंद। हेमचंद। ठीक है, ये जो हेमचंद था ये किसका सेनापति था? तो शेर शाह सूरी के आगे वंशज मिलेंगे कौन? आदिल शाह सूरी, उसका वंशज था। इसका युद्ध होता है अकबर के साथ में, और ये लगभग सारी लड़ाइयां जीता रहता है कुछ समय के लिए। ठीक है, कुछ समय के लिए ये पूरे दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। हालांकि ये इनका जो शासन काल था बहुत कम समय, यानी कुछ दिनों के लिए बस ये वहां पर अधिकार कर पाए थे। ऐसा कहा जाता है कि जो 250-300 साल तक है ना, 300-400 साल तक जो मुगल पीरियड चला था उसमें पूरे भारत पर है ना, उत्तर भारत पर शासन करने वाले एकमात्र हिंदू शासक बनेंगे, और यही होंगे जो 14 नंबर के हिंदू शासक होंगे, जो कौन सी उपाधि धारण करेंगे? तो ये विक्रमादित्य की, याद रखना है ना, किसकी उपाधि धारण करेंगे? भारत के 14वें नंबर के, 14th नंबर के रूलर हैं जो कौन सी उपाधि धारण करेंगे? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेंगे। बाद में हेमचंद जो हेमू है वो अकबर के साथ में जो पानीपत का सेकंड वॉर हो रहा था, ठीक है, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हो रहा होता है, उसी में ये जो हेमचंद है इस गलती से इसकी आंख में तीर लग जाता है। आंख में तीर लग जाने की वजह से इसके पूरे सेना में भगदड़ मच जाता है, जिससे क्या होता है कि ये जीता हुआ जो युद्ध होता है उसको भी हार जाता है। अगर ये युद्ध, ऐसा कहा जाता है कि अगर ये युद्ध जीत जाता तो यहाँ पर आगे कोई भी मुगल शासक वहां पर नहीं होते, लेकिन ये महज इत्तेफाक था कह सकते हैं। ठीक है ना? तो कहां तक का देख चुके हैं हम लोग? ये कालंजर, दोहरिया, चुनार, चौसा, कन्नौज तक का। ठीक, कन्नौज में शेर शाह सूरी के साथ में इनका युद्ध होगा, तो शेर शाह सूरी को भी हम यहीं पर देख रहे हैं। इसके बाद आगे चले तो ये हटा देता हूं, ठीक है ना? तो यहाँ पर किसके साथ में वॉर हुआ है इनका? ये हो जाएगा शेर शाह के साथ में, जिसमें ये तीनों युद्ध को ये क्या करते हैं? हार जाते हैं। कौन सा? चुनार, चौसा और कन्नौज को। उसके बाद मच्छीवार का जो युद्ध होता है ये अफगान सेना के साथ में होगा इनका, अफगान सेना के साथ में। इसमें जो दो लोग होते हैं कौन? एक तो नसीब खान और एक होता है कौन? तातर खान। ठीक, ये दोनों होते हैं जिसमें हुमायूं की जीत हो जाती है। बाद में आखिर में सरहिंद में आए कौन? सिकंदर सूर। कौन? सिकंदर सूर। ठीक है, इनको भी हरा देते हैं। इसी सिकंदर के सूर के बाद में कौन आते हैं? तो आदिल शाह सूरी आते हैं। ठीक है, जिसके साथ में हेमू वॉर करेंगे अकबर के साथ में। तो ये किसके बारे में हो गया? ये कंप्लीट हुमायूं के बारे में हो गया। अब हुमायूं का पहला जो आपको बताया था पीरियड में 1530 में, और दूसरा कौन सा? 1555 में आए थे। अब हुमायूं के बाद में अगले रूलर कौन आएंगे? तो अगले रूलर हम कौन? अकबर।
ज्यादा कुछ नहीं है, बस इनके जो वॉर है, युद्ध है, उनके बारे में देखना है हमको। ठीक, अब अगला रूलर कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अकबर। ठीक, अब अकबर के बारे में कुछ छोटे छोटे फैक्ट हैं, उन सबको एक बार देख के चलते हैं। सबसे पहले तो इनका 14 साल की उम्र में क्या होगा, राज्याभिषेक होगा। ठीक, 14 साल की उम्र में इनका राज्याभिषेक होगा। राज्याभिषेक करने वाले कौन जाएंगे, बैरम खान, जो कि इसे क्या रहेंगे, संरक्षक रहेंगे। ठीक है, बैरम खान इनके संरक्षक हो जाएंगे। और ये जो इनका राज्याभिषेक किया गया था वो कालानौर, कहां पर, जगह का नाम क्या है, कालानौर। कालानौर नाम का जगह है, क्योंकि वर्तमान पाकिस्तान लाहौर के आसपास का इलाका है। वहां पर इसको 14 साल की उम्र में क्या हुआ है, राज्याभिषेक किया गया था। सेकंड नंबर पे इसको जो समय था, इसका जो रूलिंग पीरियड था, उसको संरक्षण का काल, या इसको कहा जाता है पेटीकोट का काल, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, संरक्षण का काल या फिर पेटीकोट का काल कहा जाता है। ऐसा कहने के पीछे कारण यह है कि तो इनके 14 साल की उम्र में इनको राज्याभिषेक कर दिया गया, इनको रूलर बना दिया। कब, 14 साल के थे तब से। तो इनके संरक्षक यानी कि प्रोटेक्टर कौन थे, बैरम खान थे, इसीलिए इनको संरक्षण काल कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जो अकबर का जो टाइम था वो उस पीरियड में इनकी माँ, मतलब इनकी माँ, इनकी बहन, इनकी मौसी, ये सभी क्या करते थे, इनके गवर्नेंस में इनकी हेल्प करते थे, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पेटीकोट का काल कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तीसरे नंबर पर इन्होंने रामदास समर्थ, किसको, सिख गुरु थे, कौन, रामदास समर्थ। ठीक है, इनको 500 बीघा जमीन इन्होंने दान किया था, किसको, सिख गुरु थे रामदास समर्थ, उनको 500 बीघा जमीन दान किया था। बाद में यहीं पर जो प्राकृतिक रूप से तालाब था जहां पर, है ना, यहीं पर अमृतसर शहर बसेगा। अमृतसर कौन सा शहर बसेगा, तो ये अमृतसर, जो कि पंजाब में है। ठीक है, अमृतसर शहर बसाया जाएगा और इसी में क्या बनाया जाएगा, गोल्डन टेम्पल बनाया जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद में इनका इबादत खाना, इबादत खाना जो पूजा करने का जगह होगा, यहाँ पर कौन, एक पारसी संत होंगे, कौन, मेहर जी राणा, मेहर जी राणा, ये पारसी संत यहाँ पर आएंगे। ठीक, समझ में आ रहा है, पहले क्या, 14 साल की उम्र में राज्याभिषेक हो जाएगा, संरक्षण का या पेटीकोट का काल कहा जाएगा, रामदास समर्थ को 500 बीघा जमीन दान करेंगे। ठीक है, और क्या, इबादत खाने में पारसी संत मेहर जी राणा आएंगे। उसके बाद में इनके कुछ दरबारी चित्रकार थे। ठीक है, दरबारी चित्रकार में एक था कौन, अब्दुल समद, अब्दुल, के बाद एक था कौन, हुसैन कश्मीरी, हुसैन कश्मीरी। ठीक है, ये अब्दुल समद को इन्होंने जो उपाधि थी वो किसकी, शरी कलम की, शरी कलम, और हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम। ठीक है, ये उपाधि देंगे इसको। उसके बाद में 6वें नंबर पर कौन, जैन संत, जैन संत कौन से, एक आ जाएंगे कौन, हरि विजय, और एक कौन हो जाएगा, दीन चंद्र। ठीक है, हरि विजय को ये जगत गुरु कहेंगे, जगत गुरु कहेंगे कि मतलब उपाधि प्रदान करेंगे। और जिन चंद्र को युग प्रधान, युग प्रधान की उपाधि देंगे। ठीक है, ये 6 पॉइंट हो गया। इसके बाद में आगे और देखते हैं इनके बारे में। इतना हो जाए तो इतने के बाद में थोड़ा सा इधर इसको मैं मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद में 7वें नंबर पर इनका जो काल होगा उसको हिंदी साहित्य का, इसका, तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाएगा, गोल्डन एरा ऑफ हिंदी लिटरेचर। ऐसा क्यों, क्योंकि इन्हीं के समय में कौन कौन, तो एक हो जाएंगे आपके कबीरदास। ठीक है, कबीरदास। उसके बाद हो जाएंगे कौन, सूरदास, सूरदास के बाद में एक आ जाएगी आपकी मीराबाई। ठीक है, ये जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं वो सभी किसके समय में होंगे, अकबर के समय में होंगे। उसके बाद में जो अकबर थे उन्होंने क्या, फैजी, फैजी जो इनका एक नवरत्न भी का हिस्सा था, इनके ही अंडर में क्या, अनुवाद विभाग चलाएंगे, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, अनुवाद विभाग। इसी अनुवाद विभाग में जो बहुत सारे जो हमारे इंडियन लिटरेचर्स हैं या वैदिक लिटरेचर्स हैं, उनके भी नाम यहाँ पर लिख के चलते हैं। एक कौन सा जाएगा, महाभारत। ठीक है, महाभारत। उसके बाद भगवत गीता। उसके बाद एक है आपका पंचतंत्र। ठीक है, ये जो पंचतंत्र है हम लोग गुप्त पीरियड के समय में पढ़ते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर आ जाएगा रामायण, फिर अथर्ववेद। ठीक, उसके बाद संस्कृत कोश, संस्कृत कोश। ठीक है, फिर 7वें नंबर पर क्या जाएगा, महाभारत, गीता, पंचतंत्र, रामायण, अथर्ववेद, संस्कृत। उसके बाद 7वें नंबर पर आ जाएगा कालिया दमन, कालिया
दमन। ठीक है, फिर 8वें नंबर पर अल्लोपनिषद, इसके बाद इसका नाम क्या, लीलावती। ठीक है, लीलावती। फिर 10वें नंबर पर आएगा भागवत पुराण, भागवत पुराण आपका आ जाएगा। उसके बाद 11वें नंबर पर राजतरंगिणी, राजतरंगिणी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर में यहां लिख के चलता हूं। ठीक है, उसके बाद सिंहासन, सिंहासन 36। उसके बाद नंबर 13 क्या आ जाएगा, ये उपनिषद। ठीक है, इन सभी डॉक्यूमेंट्स का क्या किया गया था, ट्रांसलेशन किया गया था। क्या क्या जाएंगे, महाभारत, भगवत गीता, पंचतंत्र, रामायण, अथर्ववेद, संस्कृत कोश। ठीक है, उसके बाद कालिया दमन, अल्लोपनिषद, लीलावती, भगवत पुराण और क्या, राजतरंगिणी, सिंहासन 32 है शायद, सिंहासन 32। ठीक है, उसके बाद में क्या जाएगा, उपनिषद। इन सभी का ट्रांसलेशन किया गया था किसके अधीन, तो फैजी के अधीन अनुवाद विभाग बनाया गया था उसी में। तो महाभारत का जो ट्रांसलेशन करने वाले थे इनका नाम हो जाएगा बदायूनी, ये नाम भी यहीं पर देखते चलते हैं ना। तो ये दारा सिके, दारा सिके, ये फजल, अबुल फजल, फिर ये फिर बदायूनी, फिर ये इब्राहिम, इब्राहिम और कृष्णदास। ठीक, इसको भी कौन कर लेंगे, तो कृष्णदास। ठीक, फिर कालिया दमन को करने वाले फिर अबुल फजल, फजल के बाद अलोपनिषद और लीलावती दोनों को करने वाले फैजी थे। ठीक है, उसके बाद भगवत पुराण को किया था किसने, टोडरमल ने, टोडरमल ने किया था। फिर राजतरंगिणी को करने वाले कौन, इसको करने वाले फिर सुहावदी। ठीक, उसके बाद यहाँ पर सिंहासन 32 को कलील, और फिर उपनिषद को एक किताब लिखा गया था जो कि सिर ए अकबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सभी वो पुस्तक हैं जो अनुवाद विभाग के अंतर्गत किए गए थे। इनसे एक क्वेश्चन बन सकते हैं कि महाभारत का फारसी भाषा में, याद रखना इसको फारसी भाषा में अनुवाद किया जाता था। ठीक, तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स का अकबर ने क्या करवाया था, तो अनुवाद कराया था। इनके अलावा ये हो गया, इनके बाद में कुछ कुछ और इनके की पॉइंट्स हैं, वो भी पर हम लोग देखते चलते हैं कि आखिरी सब इनका हो जाएगा नवरत्न का और युद्ध का। ठीक है, तो इनके बारे में और कहा जाता है कि इन्होंने कछुआहा राजपूत, किससे, तो कछुआहा राजपूत, जो इनकी पत्नी थी कौन, जोधाबाई, जोधाबाई, इन्होंने क्या किया था, इनसे विवाह किया था। उसके अलावा इन्होंने जजिया कर को समाप्त किया था, जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तीसरे नंबर पर सूर्य पर आधारित कैलेंडर चलाते थे, किस पर, सूर्य पर आधारित कैलेंडर चलाते थे, इसको सौर संवत कहा जाता था। क्या, सौर संवत कहा जाता था। ठीक है, तो इतना ही इनके बारे में। अब आते हैं किस पे, इनके युद्ध पर। और कुछ छूट गया, इतना हिस्सा इनके बारे में है। इसके आगे चलते हैं पर इनके युद्ध पर, कुछ 6-7 इनका भी वॉर हुआ था जिसको देखते चलते हैं। ठीक है, पहला इनका जो युद्ध होगा, ठीक हो जाएगा कौन सा, पानीपत, पानीपत का द्वितीय युद्ध हो जाएगा। फिर गोंडवाना, फिर मेवाड़, गुजरात, फिर आ जाएगा कौन सा, हल्दी घाटी, फिर 56 नंबर का, 6वां नंबर का अहमदनगर, फिर 7वें नंबर कौन सा जाएगा, असीरगढ़। ठीक, तो पहला जो पानीपत का युद्ध हुआ था ये इनके साथ में क्यों कह रहा था, आदिल शाह के साथ में, आदिल शाह। यहीं पर कौन लड़ेंगे, हेमू। ठीक है, जो हेमचंद्र मैंने बताया था किसका, जो शेरशाह सूरी के आगे सेनापति हुए थे, मतलब उनके वंशजों के। ठीक है, उसके बाद गोंडवाना में वीर नारायण, वीर नारायण के विरुद्ध होगा गोंडवाना में। फिर ये हो जाएगा आपका उदय सिंह। ठीक है, फिर गुजरात में तो नहीं है, फिर हल्दी घाटी में कौन आ जाएगा, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। ठीक है, तो महाराणा प्रताप के साथ कौन सा, हल्दी घाटी का इनका युद्ध होगा। फिर अहमदनगर का जो इनका चांद बीबी करके एक होंगी, उनके साथ में होगा चांद बीबी, और असीरगढ़ के किले के लिए एक युद्ध किए थे, कौन सा, असीरगढ़ के किले के लिए। तो ये इनका क्या सफल हो जाएगा। तो ये कुछ 7 युद्ध हैं जो किसके समय होंगे, अकबर के समय होंगे। तो पानीपत का युद्ध इसमें फेमस है, कौन सा, पानीपत वाला, और एक हल्दी घाटी वाला। पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो आदिल शाह के साथ में हुआ था, जिसकी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो हेमचंद या हेमू ने किया था। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अकबर के पास में नवरत्न थे। याद रखेंगे कि नवरत्न या अपने दरबार में ऐसे लोग रहने वाले केवल 3 लोग हुए थे। एक कौन थे, तो एक थे कौन, समुद्रगुप्त।
सॉरी समुद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त। प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त राजाओं में कौन होते? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिनके पास में नवरत्न थे, कालिदास, वराहमिहिर, वरुचि वाला। ठीक, उसके बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास में दो लोग मिलेंगे, एक विजयनगर साम्राज्य के कौन? कृष्णदेवराय, जिनके पास 8 तमिल विद्वान होंगे, को अष्टदिग्गज कहा जाएगा, हाँ कि नहीं। उसके बाद में कौन? अकबर के पास में नवरत्न होगा, उन नवरत्नों को देखा पिछला हेडिंग यहाँ पर, अकबर के नवरत्न, नवरत्न। ठीक है, यही दोनों जगह से क्वेश्चन बनता है, एक तो इनके युद्ध से क्वेश्चन बनेगा और अकबर के जो युद्ध नवरत्न है वहां से क्वेश्चन बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये नंबर 9। सबसे पहले में कौन आएगा? तो इनका बीरबल, ठीक है, बीरबल, जिसका नाम क्या था? महेश दास था, महेश दास। ठीक, ये जो दीन ए इलाही धर्म चलाए थे, कौन? दीन ए इलाही धर्म चला रहे थे अकबर, उसको अपनाने वाले ये पहले हिंदू थे, ठीक है, जिन्होंने पहले नाम महेश दास था, फिर बाद में इनका नाम क्या हो जाएगा? बीरबल हो जाएगा। ठीक, इसको इनके दूसरे होंगे वो कौन? तानसेन। तानसेन, दो लोगों का समूह था, एक का नाम था क्या? तनु पांडे, तनु पांडे, प्लस दूसरे का नाम क्या था? अता अली खान, अता अली खान। इसको कंठ विलास ये क्या दिए थे? उपाधि दिए थे, ठीक है। और इनकी दो रचनाएं भी हैं, क्या? मियाँ की तोड़ी और मियाँ की मल्हार। ठीक है, तो कौन कौन होगा? बीरबल, तानसेन, फिर एक आएगा कौन? हकीम हुकाम, हकीम हुकाम, जो इसे क्या थे? रसोईया थे, रसोईया था। उसके बाद एक आएगा कौन? मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा कौन था? तो ये एक ईरानी विद्वान था, जो इसकी समझ रखा कौन था? ईरानी विद्वान था, ठीक है। उसके बाद फैजी, ठीक, फैजी जो अनुवाद विभाग चला रहा था। उसके बाद में कौन? अबुल फजल, अबुल फजल, ठीक है। उसके बाद फिर अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम, ठीक है। ये रहीम के दोहे जो आते हैं ना, वो यही है, अब्दुल रहीम। इसको खान खाना की उपाधि दी गई थी कब? गुजरात अभियान को दबाने के लिए, ठीक है। तो इसको क्या उपाधि थी इसकी? खान खाना, ठीक है। इतने हो गए। क्या होगा? बीरबल, तानसेन, उसका देखा आगे कौन आएंगे? टोडरमल, टोडरमल। टोडरमल क्या शेरशाह सूरी के जो दरबार में थे। फिर ये टोडरमल क्या जाएंगे? इनके वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, ठीक है। और ये राजस्व व्यवस्था, रेवेन्यू सिस्टम लाए थे, जिसे क्या बोलते थे? मनसबदारी, मनसबदारी, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद आखिरी कौन बन जाएंगे? सब देखते चलते हैं ना। मान सिंह, आखिरी वाला कौन हो जाएगा? तो मान सिंह हो जाएगा, ठीक। तो ये अलग अलग नवरत्न थे जो कि किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में थे। यहां तक का मामला क्लियर है। इसके बाद में कौन आ जाएंगे? दो और याद रह जाएंगे हमको, ठीक, दो और बचे रह जाएंगे। कौन कौन सा? अकबर के बाद। अब इनके बाद जो भी रूलर है उनके बारे में जानने को कुछ खास नहीं है, छोटी छोटी बातें ही हैं, ठीक है। उसको भी एक बार देख लेते हैं, फिर मामला खत्म हो जाएगा। वहां ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है किससे? बाबर, हुमायूं और अकबर से। और अकबर ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि इसकी बहुत सारी पॉलिसीज थी, बहुत सारी पॉलिसीज थी। उसके बाद इनके नवरत्न भी थे और युद्ध भी थे, तो वहां पर याद रखना पड़ता है। देखो इनका नाम कैसे याद रखेंगे लाइन से? तो BHAJISABJ ऐसे याद रखेंगे क्या? भाजी सब्जी। इसमें बी से क्या आ जाएगा? बाबर, एच से कौन आ जाएगा? तो हुमायूं, फिर ए से कौन हो जाएगा? तो अकबर, ठीक है। फिर जे से हो जाएगा कौन? जहांगीर, जहांगीर के बाद एस से कौन? शाहजहां, ठीक है। ए से कौन? औरंगजेब, ठीक। तो ऐसे इसका नाम याद रख सकते हैं, क्रम में अगर इशू होगा तो। फिर क्या? भाजी सब्जी, ठीक है। तो हमारा ये बाबर, हुमायूं, अकबर तक का मामला क्लियर हो गया है। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में जानने को ज्यादा कुछ खास नहीं है। जो जहांगीर है इसको हम वैसे एक दो पॉइंट में लेके चलते हैं। जो जहांगीर है, तो जहांगीर जो था, है ना, इसके समय में ये जो देखो अकबर का समय था वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाएगा। जो जहांगीर का समय होगा, जहांगीर का जो टाइम होगा, उसको कहा जाएगा चित्रकला का स्वर्ण काल। क्या कहा जाएगा? चित्रकला का, यानी कि इसके समय बहुत बड़े बड़े पेंटर्स होते, चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाएगा। यानी कि बहुत क्या चाहिए, क्या पेंटिंग्स इसके समय डेवलप हुई थी। इसके समय कुछ प्रमुख चित्रकार थे, उनका नाम लेके हम लोग लिख के चलते हैं। किसके समय की बात कर रहे हैं हम लोग? जहांगीर की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक अबुल हसन, अबुल हसन, ठीक है। उसके बाद एक था कौन? अका रिजा, फिर एक आया कौन? दौलत खान, उसके बाद फारूक मनोहर, ठीक है। क्या क्या? अबुल हसन, अका रिजा, दौलत खान, फारूक बेग और मनोहर। इसके बाद में
ठीक, इसके बाद में एक कौन हो जाएगा, मंसूर। ठीक है, मंसूर खान। ये सभी क्या हो जाएंगे, इन लोग ना चित्रकारी के लिए बहुत फेमस हो गए, जैसे पक्षी, डाल पर बैठी हुई चिड़िया का अगर फोटो बनाने के लिए लोग क्या है, मतलब लाइव पेंटिंग बनाने के लिए लोग क्या रहेंगे, फेमस रहेंगे। ठीक है, तो जहांगीर के समय में कौन कौन आए थे, तो ये दरबारी चित्रकार थे, इनके लिए फेमस थे। और इसी जहांगीर के सामने जो कौन थे, ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो 3 लोग, 1 2 और 3 लोग का नाम याद रखना है। एक कौन, हॉकिंस, हॉकिंस, उसके बाद पॉल केनिंग, पॉल केनिंग, और आखिरी में कौन, टॉमस रो। ठीक है, तो ये हॉकिंस, पॉल केनिंग और टॉमस रो, ये दोनों अलग अलग समय पर आए थे, तीनों अलग अलग समय पर आए थे। याद आने का क्रम यही है, पहले कौन आएंगे, तो कैप्टन हॉकिंस, उसके बाद पॉल केनिंग, पॉल केनिंग के बाद में कौन, तो टॉमस रो आएंगे। टॉमस रो को ही यहाँ पर व्यापार करने का अधिकार प्राप्त प्रदान किया गया था, इस बात को ध्यान देंगे। तो ये तीनों कौन सा, एक यूरोपीय यात्री, उसके बाद में चित्रकला का स्वर्ण काल, इसके बारे में जहांगीर के बारे में, बस इसके बारे में इतना ही जानना है। ठीक है, जहांगीर के बाद कौन आ जाएगा, अब शाहजहां आ जाएगा। तो शाहजहां तो बहुत फेमस हुए थे, शाहजहां का नाम उनका क्या था, शाहजहां फेमस किस लिए हुए थे, तो शाहजहां फेमस हुए थे किसके लिए, आपका ताजमहल के लिए, है ना। तो सीधी सी बात है, जब शाहजहां का टाइम आएगा तो शाहजहां क्या कहलाएंगे, स्थापत्य का स्वर्ण काल। क्या, स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाएगा इसको। ठीक है, या फिर इसको स्थापत्य का स्वर्ण काल, या फिर इसको कहते हैं क्या, संगमरमर का स्वर्ण काल, संगमरमर का स्वर्ण काल आदि कहते हैं किसको, शाहजहां के पीरियड। क्योंकि इसी के समय क्या बनाया गया था, ताजमहल बनाया गया था, इतना ध्यान रहेगा। जहांगीर के वक्त टाइम में क्या, 2 चीजें याद रखनी है, एक तो ब्रिटिशर्स आए थे, कौन, कैप्टन हॉकिंस, पॉल केनिंग, टॉमस रो, और क्या, पेंटिंग के लिए गोल्डन एरा माना जाता है, कौन, अबुल हसन, अकारिजा, दौलत खान, फारूक मनोहर, मंसूर खान, ये सभी क्या थे, पेंटिंग्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। ठीक, उसके बाद शाहजहां में आएंगे, तो शाहजहां के समय क्या, स्थापत्य कला था। ठीक है, यानी कि आर्किटेक्चर के लिए वो गोल्डन पीरियड कहा जाएगा। ठीक है, फिर संगमरमर का काल इसे कहेंगे। ये जो ताजमहल था, ताजमहल बनाने वाले कौन, 2 लोग थे, ताजमहल, ताजमहल। ठीक है, एक तो कौन, एक ईशा खान, ईशा खान, और एक का नाम क्या था, अहमद लाहौरी, अहमद लाहौरी। ठीक है, कौन, ईशा खान और अहमद लाहौरी, ये दोनों लोगों ने मिलकर क्या बनाया था, ताजमहल बनाया था। ठीक है, और इसी के सामने एक मयूरी सिंहासन भी बहुत फेमस हुआ था, मयूरी सिंहासन, जिसमें क्या लगाया था, गया था, कोहिनूर हीरा लगाया गया था। ठीक है, और इसी जहांगीर के समय में ना, याद रखना, जहांगीर के समय एक चीज और था, ये बड़ा न्यायप्रिय व्यक्ति था, ऐसा कहते हैं। इसी के समय में कौन सा, वो वाला न्याय का सिंहासन बनाया गया था, जिसमें जंजीर लगा करके ना, यानी कि चेन लगा करके महल के बाहर तक लगाया गया था, कि अगर किसी को किसी के साथ अन्याय हुआ है ना, मतलब जहांगीर के समय में एक न्याय का सिंहासन बनाया गया था, जिसमें होता यह था कि अगर किसी के साथ में उसके अधिकारियों ने अन्याय किया है, तो कोई जाकर वो चेन खींचे, चेन खींचने से घंटा बजता था, और उस समय फिर क्या की जाती थी, उस संबंधित अधिकारी की पेशी की जाती थी। तो ऐसा कहा जाता है किसके बारे में, जहांगीर के बारे में, क्या, कि न्याय की जंजीर, न्याय जंजीर। ठीक, न्याय जंजीर था, जिसमें बहुत सारी घंटियां लगी होती थी, और जो सीधे जाकर किससे बंधा होता था, इसके सिंहासन से जाकर बंधा होता था। इनका मानना था कि अगर इनके शासन में अगर किसी के साथ अन्याय हो, तो इनको सिंहासन में बैठने का कोई अधिकार नहीं, ऐसा कुछ कुछ कहा जाता है। बाकी न्याय जंजीर ज्यादा फेमस है, एक तो चेन ऐसा बंधा था जिसमें बहुत सारी घंटियां बंधी होती थी। क्लियर। उसके बाद आते हैं किसमें, औरंगजेब के सामने। तो औरंगजेब के सामने जानने को कुछ खास नहीं है। तो औरंगजेब का 2 चीज, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, औरंगजेब के समय में ही इनका संघर्ष एक तो होगा किनके साथ में, जो बहमनी साम्राज्य था। ठीक है, बहमनी, और दूसरा कौन सा, मराठा। ठीक, मराठा में कौन आ जाएंगे, तो शिवाजी। ठीक, शिवाजी के साथ में औरंगजेब का झगड़ा होगा, यानी कि संघर्ष होगा। और बहमनी में 2, एक तो 100 आ जाएगा आपका कौन सा, गोलकुंडा, और दूसरा कौन सा, बीजापुर। बीजापुर, इन दोनों का विलय किसमें कर दिया जाएगा, मुगल साम्राज्य में कर दिया जाएगा। तो औरंगजेब के सामने याद रखना कौन सा, गोलकुंडा, और बीजापुर को जो बहमनी के साथ के हिस्से का था, वो ये मिला लेंगे, और किसके साथ में, मराठा के साथ में इनका संघर्ष होगा। बस, और कुछ ज्यादा चीज में याद करने का नहीं है। ठीक, तो ये हमारा मुगल पीरियड खत्म हो गया। अब उसके बाद जो करना है कौन सा, मराठा का देखते चलना है। ठीक।